हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। यस बेटा, हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 8 चैप्टर करेंगे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं फोर्स के लिए, उसके बाद हम जाएंगे प्रेशर। ठीक है, देखिए आप फोर्स को समझना है। फोर्स है क्या? आपको डोर ओपन करना है तो आप क्या करेंगे? आप अपने डोर को पुश करेंगे। डोर को क्लोज करना है, क्या करना है? डोर को पुल करना है। ठीक है, तो किसी भी चीज को पुश किया, पुल किया, क्या हो रहा है? ये फोर्स ही तो है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स, अ पुश और अ पुल। किसी भी चीज को आप पुश करते हो, पुल करते हो, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है, आपको चेयर को आगे खींचना है, पीछे लेके जाना है, तो पुश एंड पुल हो रहा है, मीन्स फोर्स है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है आपके पास? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी पुश या पुल आप करते हो वो फोर्स है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ये जो फोर्स होती है ना, ये किसी इंटरेक्शन की वजह से होती है। अभी जैसे मैंने बोला कि डोर को ओपन किया, क्लोज किया, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, लाओ वहां डोर है, मैं यहीं से कर रही हूँ, ये लो भाई खुल जाओ, सेम सेम नहीं, ओपन नहीं होने वाला। कब ओपन होगा? जब एक इंटरेक्शन होगी, आप अपने हैंड से उसको पुश करोगे, तभी वहां पर क्या होगा? एक इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लगेगी और वो ओपन होगा। ठीक है, लाइक कोई भी कार है, कार को धकेलना है, स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। कोई भी ड्राइवर है, अंदर बैठा हुआ है, ही इज ट्राइंग टू स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। वो क्या बोलता है? पीछे 2-3 पर्सन है, हेल्प लेगा, भाई आप इसे पुश कर दीजिए। अब वो पीपल यहाँ पर खड़े खड़े अगर सोचता है कि चलो ठीक है, हो गया काम, नहीं होने वाला ना। अगर वो यहीं से अपनी तरफ से उसने सिर्फ एक्ट किया, टच तो उसको किया ही नहीं, तो जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब वही पर्सन यहाँ आने के बाद वो क्या करते हैं? एक इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि वो उसको धकेलते हैं। ठीक है, उसी के बाद ये जो हमारी कार होगी उसमें क्या आने वाला है? उसमें मोशन आने वाला है, वो आगे चलने वाली है। तो जो भी ये फोर्स होती है वो किसकी वजह से होती है? एक इंटरेक्शन की वजह से होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं, लगे हुए हैं, या कोई भी 2 बच्चे हैं, कोई भी 2 बॉयज हैं जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हैं, तो उनके बीच में ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये इंटरेक्शन है। जब वो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है? फोर्स लग रही है। ठीक है, लाइक किसी भी बॉक्स को धकेलना है, इधर पहुंचाना है, तो क्या कब होगा? जब यहाँ पर कोई भी पर्सन क्या करेगा? उसको टच करेगा, टच करने के बाद उसके ऊपर पूरा एफर्ट लगाएगा। ठीक है, तो जब ये एफर्ट लगेगा तभी उसी कंडीशन में यहाँ पे पुश होने वाला है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होने वाला है, यानी कि जाने वाला है कहीं दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई हमारे पास कि जो फोर्स है दैट इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जब किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है तो वहां पर क्या होता है भाई? वहां पर फोर्स होती है। काऊ को खींचना है, ठीक है, अब काऊ के गले में रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, काऊ ऑपोजिट साइड में एक फोर्स लगा रही है, कहाँ? आगे नहीं आने के लिए। तो पर्सन, जो भी ह्यूमन जो उसकी चेन को या उसकी रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, उसने भी अपनी तरफ से क्या किया? उसको पुल किया ना, उसने पूरी जान लगा दी अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन काऊ ऑपोजिट साइड में उसमें फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? वो इंटरेक्शन हो रही है। तो फोर्स किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये जो फोर्स है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। सबसे पहले तो बेटा ये मैग्नीट्यूड है क्या? ये मैग्नीट्यूड की बात जो आ रही है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड क्या है? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो फोर्स होती है ना, इसको मेजर किया जाता है, मीन्स उसकी एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन क्या है? ये हमारे फोर्स की यूनिट है। ठीक है, अब ये जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है भाई? ये 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कोई भी 1 kg ऑब्जेक्ट है, कोई भी जिसमें क्या है भाई? उसका 1 kg उसका मास है, और उसे
यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे डिस्प्लेस करे, तो जितनी यहाँ पर फोर्स लगाई गई ना 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से डिस्प्लेस होने में, वो होती है हमारी 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? अब भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको पुश करते हो, लाइक यहाँ है हम और हमने क्या किया, यहाँ से इसको इधर से उसे पुश किया। अब पुश करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि डायरेक्शन कहाँ है, उस तरफ है। ठीक है, ये एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसने फोर्स कितना लगाया, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट था 1 kg था, कितना डिस्प्लेस हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स कितनी लग गई, उसने 1 न्यूटन फोर्स लगा दी। तो ये जो 1 वर्ड यहां पर आ गया, ये 1 है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन उसमें मूवमेंट हुई ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन आ गई है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि जो फोर्स होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब देखो बेटा, ये जो कितनी फोर्स लग रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर इन दोनों में बदलाव हो जाए तो फोर्स में भी चेंज हो जाता है। बात समझ आ रही है आपको? अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें चेंज कर दिया जाए तो वहां पर जो हमारी फोर्स होगी उसमें एक चेंज आ जाएगा। अब कैसे चेंज होगा, अभी लाइक अगर इसी बॉक्स की ही बात की जाए, कोई बॉक्स है, एक पर्सन यहां, ठीक है, एक पर्सन इधर, थोड़ा क्लोज ले आते हैं भाई कि एक दूसरे को मीन्स ये आपको थोड़ा सा भाई ड्राइंग जैसे भी आप समझ लेना। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक बॉक्स रखा है, यहाँ पर एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है, दोनों ने क्या किया, ये इसको इधर पुश कर रहे हैं, ये इसको इस तरफ। ठीक है, मीन्स जब यहां से फोर्स लग रही है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, उधर से फोर्स लग रही है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो यहां पर अब जो नेट फोर्स, यानी कि जो आपके पास एक कंक्लूजन, जो एक रिजल्ट निकल के आने वाला है, वो क्या होगा। देखिए यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है। अब अगर यहां पर लगती है फोर्स इक्वल, अब जो फोर्स, मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स लगाता है, ये भी जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 40 न्यूटन फोर्स है। फोर्स कितनी हो गई, इक्वल हो गई। जब इक्वल फोर्स होगी तो नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट हम देखेंगे तो कैसे आएगा, इसकी फोर्स में से माइनस करेंगे उसको, यानी कि 40 न्यूटन माइनस 14 यानी कि 0। इट मीन्स ये जो बॉक्स है यहाँ से हिलने डुलने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या होगा, निल, 0। नेट फोर्स यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से इस बॉक्स को, मतलब एक फोर्स लगा रहा है इधर से एक दूसरी तरफ से, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। एक तो कंडीशन होती है ये। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर जो ऑपोजिट फोर्स लग रही है एक ही बॉक्स के ऊपर, 2 पर्सन फोर्स लगा रहे हैं, एक ने लगाया 30 न्यूटन, एक ने लगाया 40 न्यूटन, 2 डिफरेंट फोर्स हो गई, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक कम है एक ज्यादा है, तो रिजल्टेंट यहां पे क्या निकलने वाला है, देयर डिफरेंस। जब भी बात होगी ऑपोजिट फोर्स की, यानी कि अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि 2 पर्सन 2 ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, तो उनकी जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू देयर डिफरेंस, वो उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। यानी कि माइनस हम करते हैं 40 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, तो कितना आंसर आएगा, 10 न्यूटन। तो ये जो 10 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होने वाली है भाई, ये 40 है, यानी कि इसने फोर्स ज्यादा लगाई, तो ये जो बॉक्स है वो किस तरफ मूव होगा, इस तरफ होगा। तो ये जो एरो है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये।
तो दो तो कंडीशन हो गई है ये कि एक ही चीज के ऊपर अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगी तो क्या होगा। तो दो कंडीशन है बेटा, अगर फोर्स इक्वल लग रही है तो जीरो होगा, टोटल वो जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि नेट फोर्स जिसे आप बोलोगे वो जीरो हो जाएगी। और अगर वहां पे दो अलग अलग फोर्स लग रही है तो जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू देयर डिफरेंस, वो उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। सेम ऐसे ही कंडीशन आपने टग ऑफ वॉर में देखी होगी, आपके स्कूल में रस्सा कस्सी जब हो रहा होता है, इधर से कुछ पर्सन होते हैं जो एक रस्से को खींच रहे होते हैं, मतलब टीम डिवाइड हो रखी होती है, इधर गर्ल्स हैं उधर बॉयज हैं, तो सभी क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाते लगाते कई बार एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो जो यहाँ पर रिबन बंधा हुआ है ना, वो इस बॉर्डर लाइन को बीच से ना तो इधर क्रॉस कर रहा है ना उधर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है इस तरफ, इस कंडीशन में फोर्स लग रही है उस तरफ, ठीक है, दोनों साइड ऑपोजिट फोर्स है। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमारे पास यानी कि जो नेट फोर्स निकल के आ रही है वो क्या हो गई है, जीरो, क्योंकि दोनों ही तरफ से इक्वल फोर्स हो गई है। ठीक है भाई। तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि अब इसी बॉक्स के ऊपर, बहुत हैवी था ये बॉक्स, एक बंदे ने फोर्स लगाया, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आया, उसने किसी दूसरे को बुलाया, भाई आओ मेरी हेल्प करो। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों शुरू हो गए हैं इसे पुश करने के लिए। अब इस कंडीशन में दोनों एक साथ है, फोर्स जो लग रही है वो सेम एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ जो हमारे पास नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, सम ऑफ देयर फोर्स। लाइक अगर इस पर्सन ने 10 न्यूटन लगाया, दूसरे ने 20 न्यूटन लगाया, तो टोटल जो फोर्स हमारे पास आने वाली है वो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू देयर सम, यानी कि 30 न्यूटन हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, अब उसको पुश किया जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारी जो फोर्स होती है ना उसमें इस तरीके से बेटा उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, आपको पता चलेगा कि किस तरह वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, वो जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है यानी कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला जो भी यहाँ पे प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट, नहीं वो चल रहा है अभी। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो बेटा देखिए जब ये फोर्स लगती है ना तो यहाँ पर क्या होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि जब भी ये फोर्स लगता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना, तो अब इनकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होते ही है। अभी हमने देखा बॉक्स को हमने पुश किया तो आगे की तरफ मूव हो रहा है, डोर को आप ओपन करते हो क्लोज करते हो तो कुछ ना कुछ वहां पे इफेक्ट होते हैं ना। तो यहाँ पर अब हम इफेक्ट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो फोर्स होता है इट कैन चेंज द डायरेक्शन, जो फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब डायरेक्शन में कैसे चेंजेस होंगे इनके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। लाइक आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, क्रिकेट या बैडमिंटन जो भी आप गेम प्ले करते हो, जो भी बॉयज गर्ल्स जो भी गेम प्ले कर रहे हैं, देखो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई क्रिकेट गर्ल्स नहीं खेलेंगे या बॉयज नहीं खेलेंगे, ऑल कैन प्ले। तो बेटा यहाँ पर क्या है, बैट्समैन खड़ा है अपने बैट को लेकर के रेडी, उधर से बॉल आ रही है, जब ये बॉल इधर आई इसमें क्या थी, डायरेक्शन इस तरफ थी। ठीक है, बॉल आई, बैट्समैन ने अपने बैट से किया उसको हिट, अब जैसे ही उसने हिट किया तो क्या हो गया, अब ये बॉल इधर से इधर भी जा सकती है या उधर भी जा सकती है, दैट कैन बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, उसके डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड यहां पर क्या हो जाएगा, इट कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, सेम जैसे भाई कोई भी, अब ये बैट्समैन ने तो अपनी तरफ से क्या किया, बॉल को हिट किया, बॉल जा रही है, पूरे चांसेस है कि भाई 6 होने वाला है। इधर एक और यहाँ पर आपका पर्सन खड़ा है, क्या करेगा, उसने बॉल को कर लिया कैच, बॉल मूव कर रही थी,
बहुत स्पीड से यहाँ आने के बाद क्या हो गया, जीरो स्पीड, रेस्ट में आ गई है। या सेकंड कंडीशन आप ये भी बोल सकते हो कि भाई बॉलर ने जो बॉल को फेंका तो स्पीड उसकी कम थी, लेकिन यहाँ पर भाई सेम यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 6 जाने के चांसेस थे, इसने इतना जान लगा करके उसको हिट किया, बॉल की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, चेंज इन स्पीड। फोर्स कैन चेंज शेप, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में भी चेंज हो सकता है। कैसे होगा भाई शेप में चेंज, लेमन को स्क्वीज करते हो, नींबू निचोड़ते हो, शेप चेंज हो गई। टूथपेस्ट जब आई थी पूरी भरी हुई प्रॉपर शेप आपको नजर आ रही थी, 1 मंथ के बाद उसको स्क्वीज कर करके उसकी जो शेप है कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इट कैन चेंज शेप ऑल्सो। तो ये सभी क्या हो गए यहाँ पर, हमारे फोर्स के इफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पर उसमें चेंजेस होते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो फर्स्ट हो गया है हमारे पास फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। इट कैन चेंज स्पीड, स्पीड में चेंजेस हैं, भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव था वो रेस्ट में आ सकता है, यानी कि स्टेशनरी कंडीशन में भी आ जाएगा, या फिर हमने जैसे बोला कि कोई ऑब्जेक्ट था उस स्लो स्पीड से आ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है। कैसे बढ़ सकती है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन चेंज शेप, शेप में चेंजेस हो सकते हैं, अभी एग्जाम्पल आपको लेमन वाला भी एग्जाम्पल मिला। तो ये सभी क्या हो गए हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगर आपको यहाँ से कुछ नोट करना है देन यू कैन डू। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था 1 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज अ फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg टू डिस्प्लेस विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का है तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको मूव कराने के लिए जो फोर्स वहां पर रिक्वायर्ड होगी उसे बोला जाएगा 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये चीजें अभी मैंने आपको बताया। अब है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं कि फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, कैसे चेंज कर सकती है, कोई भी बॉल मूव होते आ रही थी, बैट्समैन ने अपने बैट से उसको हिट किया, दूसरी डायरेक्शन में बॉल चली गई है। इट कैन चेंज स्पीड, भाई स्पीड पहले ये जो बॉल है मोशन में थी, यहाँ पर बॉलर यहाँ पे पर्सन ने यहाँ पे क्या किया, एथलीट ने उसको बॉल को कैच कर लिया, जीरो मोशन, यहाँ पे जीरो उसकी स्पीड हो गई है तो स्टेशनरी हो गई है। या फिर पहले स्लो था, उस धीरे धीरे बॉल आ रही थी, इतनी जोर से हिट किया कि उसकी स्पीड बढ़ गई। नेक्स्ट इट कैन चेंज शेप, शेप में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये सभी हो गए इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देखिए जो अपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, एक बार इसे रब कर लेते हैं। देखिए बेटा जो फोर्स होता है ना उसको डिवाइड किया गया है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ रहा है ना, जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे और तब वहां पर एक फोर्स होगी, वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होंगी, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन एक फोर्स अप्लाई हो रही है वहां पर, ठीक है, एक फोर्स है उनके बिटवीन, वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अपने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें आपके आ जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो हम पढ़ेंगे दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स, जो फोर्स है उसके क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स के लिए, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा ये जो अपनी मस्कुलर फोर्स, अभी ये मार्कर को मैंने होल्ड किया हुआ है, तो क्या है यहाँ पर मेरी मसल्स फोर्स लगा रही है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फोर्स लग रही है, नहीं पता चल रहा, आपको बोल दिया जाए किसी टेबल को उठाइए, किसी चेयर को उठाइए, तो उसको उठाने के लिए आप जो फोर्स लगाओगे आपकी मसल्स फोर्स लगाएंगी, ठीक है, तो वो मस्कुलर फोर्स है। कांटेक्ट कैसे हो गई भाई, आपने टेबल को, चेयर को या मार्कर को मैंने उठाया, दीज आर इन माई कॉन्टेक्ट। आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चलाने के लिए आप पैडलिंग करते हो, तो वो पैडलिंग करने के लिए आप अपने लेग्स को यूज करते हो ना, तो आपकी जो लेग्स की मसल्स होती हैं वहां पर उनकी फोर्स लग रही है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। आपकी जो मस्कुलर फोर्स है वो आपकी क्या होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि जो सामान है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो हमारे जब कॉन्टैक्ट में होता है और हमारी मसल्स उसके ऊपर किसी भी चीज को धकेलना है, पुश करना है, तो हमारे जो मसल्स हैं उनकी फोर्स लगेगी। और कब लगेगी, जब हम उसके कॉन्टैक्ट में होंगे। तो ये तो हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है बेटा, ये वो फोर्स होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में, तो उसके ये मोशन को अपोज करती है, ठीक है। कोई भी मूविंग बॉल है, बॉल मूव करते करते आगे जा रही है, धीरे धीरे क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि बॉल रुक जाती है। तो ऐसा क्या हुआ, बॉल रुक गई, तो है क्या बेटा, यहाँ पर जिस भी सरफेस पर वो मूव कर रही है ना, उसके साथ वो कांटेक्ट में है। जब वो इसके साथ कांटेक्ट में होती है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होती है जो इसके मोशन को अपोज करती है। जो बॉल है वो आपकी मूव कर रही है इधर, तो ये जो सरफेस हो, मतलब इन दोनों के जो सरफेस होंगे ना, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो वो फोर्स जो अपोज करती है मोशन को, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी हो जाएगी, ये वो फोर्स है जो अपोज करती है किसे, मोशन को, ठीक है, विच अपोजेस मोशन, वो होगी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। आपने देखा होगा साइकिलिंग करते हुए जब हम पैडलिंग रोक देते हैं, आप पैडलिंग नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे आपकी साइकिल रुक जाती है। तो कैसे रुक रही है वो, क्योंकि आपके जो साइकिल के टायर्स और रोड सरफेस दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है। और जब वो बार बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके वहां पर, उनके बीच में एक फोर्स वहां पर अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है, किसके लिए, उसके मोशन को अपोज करने के लिए, रोकने के लिए। उस फोर्स को बोला जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो टायर और रोड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, इसी वजह से ये एग्जाम्पल हो गई है किसका, कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। अब सेकेंड साइड है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में तो आपका कंप्लीट चैप्टर भी है, जिसे हम इस चैप्टर के बाद हम करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स में किस तरीके से भाई ये जो फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसके मोशन को अपोज करने के लिए वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। जो आपका फ्रिक्शन चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, तो वो मोशन में है और वो किसी भी दूसरे सरफेस के साथ जब कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो उसके मोशन को, मोशन इधर था तो उस मोशन को अपोज करने के लिए हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल। अभी मैंने बताया कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स है बट दे आर नॉट इन कांटेक्ट। तो अब कैसे होगा, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जो फोर्स होती है वो इंटरेक्शन की वजह से होती है। तो देखो बेटा मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, आपने मैग्नेट को होल्ड कर रखा है, अपने हाथ में उठा रखा है, आपके सरफेस पे बहुत सारे आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं, कोई भी सेफ्टी पिन है, ऑल पिन्स हैं जो स्प्रेडेड हैं। मैग्नेट को हम उसके ऊपर से जस्ट घुमाते हैं, टच करने की भी नीड नहीं है, हम जैसे उसके ऊपर से उसको इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं तो जितने भी यहाँ पर आयरन पीसेस होते हैं वो सब भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई इन बिटवीन दीज मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेट, ये क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। किसका एग्जाम्पल हो गई, नॉन कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है भाई? देखिए न्यूटन ने कहा है, न्यूटन की बात कर रही हूँ, न्यूटन के नेम से ही आपको फोर्स की यूनिट मिली है। ठीक है, किन न्यूटन की बात कर रही है? इसाक न्यूटन। न्यूटन बहुत बार आपने स्टोरी सुनी होगी कि पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल का पेड़ था, एप्पल टूटा पेड़ से और सीधा आकर के नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा उनके दिमाग की बत्ती जल गई, पढ़ना मतलब इसी के बारे में खोजबीन शुरू कर दी। तो उन्होंने ही ये कहा है कि कोई भी जो मास, हेवनली मास ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऐसे हेवनली ऑब्जेक्ट जो मास, जिनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स। यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसी की वजह से अपने जो प्लैनेट्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अपनी जो अर्थ है वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में घूमती रहती है सन के चारों तरफ। किसकी वजह से? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये मार्कर मैंने अपनी मस्कुलर फोर्स लगाई हुई है जब तक मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं मस्कुलर फोर्स को हटा दूं, इसे यहाँ से छोड़ दूं, तो ड्रॉप कर दूं, तो ये कहाँ जाएगा? सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। कौन सी फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है बेटा, अब ये मैंने होल्ड किया हुआ है और अर्थ और यहाँ पर दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक फोर्स लगेगी, एक फोर्स होगी जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड जाएगा। कोई भी पर्सन स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग करते करते अगर वो बीच में अपने हाथ पैर मारना छोड़ दे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसकी बॉडी वाटर में डाउनवर्ड नीचे जाना शुरू कर देती है। व्हाई? बिकॉज आवर अर्थ इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन हिम। हमारी जो अर्थ है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। पेड़ से पत्ता गिरा, आकर कहाँ गिरेगा? जमीन पर। क्यों? क्योंकि अर्थ ने फोर्स लगाया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के हो जाएंगे कि बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक वहाँ पर एक पुल होता है। किसकी तरफ से? अर्थ की तरफ से। ठीक है, तो जरूर मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल यहाँ पर फोर्स है, एक पुल है। अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाओगे, क्योंकि वो भी साइज में बहुत बड़े हैं, तो उनके भी वो भी क्या करेंगे? वो एक फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स होगी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वो हो जाएगी उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी हेवनली बॉडीज होती है ना, सभी एक पुल एक्सर्ट करते, एक फोर्स लगाती है, जिसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल, उसी का एक टाइप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, बच्चे बहुत बार ये एक्टिविटी करते हैं, नहीं की है तो आप करके देख लेना। पेपर के छोटे छोटे पीसेस करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं, और आपके पास जो भी स्केल है, आप स्केल को रब करिए। आपके कोई भी जो वुलन क्लॉथ है ना, उसके ऊपर रब करिए बार बार, या फिर ड्राई हेयर है तो ड्राई हेयर्स में रब करिए। जब रब करने के बाद हम स्केल को इनके पास लेके जाएंगे, टच नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर से आप इस तरीके से घुमाएंगे, तो जो पेपर पीसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे स्केल के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। लेकिन जब हमने, आप इसको दो तरीके से करके देखेंगे। पहले तो क्या करना है, ठीक है, आपने पेपर के पीसेस किए, स्केल उठाया, ऐसे ही ऊपर से सर्कुलेट किया, आप देखना क्या पेपर के जो पीसेस है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर आप ये करके देखेंगे कि आप अपने स्केल को रब करेंगे, रब करने के बाद आप उसके पास लेके जाएंगे, फिर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जब आपने अपने स्केल को रब किया वुलन क्लॉथ्स या ड्राई हेयर्स के साथ, तो उसकी वजह से क्या हो गया? हमारा जो स्केल है वो चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया है। अब वो चार्ज होने के बाद यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोई भी जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पेपर पीसेस ऐसे ही पड़े हुए थे, स्केल तो चार्ज हो गया, वो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल, जब ड्राई हेयर्स में हम कॉम्ब करते हैं तो वहां पर आपने चट चट की साउंड सुनी होगी। नहीं सुनी है तो नेक्स्ट टाइम आप देखना। जब ड्राई हेयर्स है मीन्स सूखे हैं, ऑयल भी नहीं है, और उसमें जब हम कॉम्ब करते हैं ना तो उसमें भी एक चट चट की साउंड आपको सुनाई देती है। तो क्यों? क्योंकि जब बार बार आप अपने कॉम्ब को हेयर्स में से पास कर रहे हो ना, तो वो रबिंग होने की वजह से वहां पर जो आपका कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, वहां पे एक चार्ज प्रोड्यूस होता है,
और वो उसकी वजह से फिर वहाँ पर वो साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। आपके जो टीवी स्क्रीन है, बाय चांस आप कुछ करते हुए वहाँ से आपका हाथ ऐसे मूव हो गया टीवी स्क्रीन के साथ, इवन आपने टच नहीं किया था लेकिन थोड़ा सा भी उसके साथ ऐसे कांटेक्ट में होते हुए आपने हैंड मूव करोगे तो आपके जो स्मॉल हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्यों हुए? क्योंकि वो जो आपके टीवी की स्क्रीन थी जो चार्ज है वो हमारे हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीनों ही फोर्स मैंने बताई, आपको एग्जाम्पल बताए, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था लेकिन फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, तो वो हमारी हो जाएगी नॉन कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, कोई भी टू ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे और फिर वहाँ पर एक फोर्स होगी, वो हो जाएगी आपके कांटेक्ट फोर्स। आई होप आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसी चैप्टर के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेशर। तब तक आप अपना जो बेटा फोर्स टॉपिक है उसे अच्छे से वीडियो को सुन लीजिए, जो भी मैंने आपको करवाया साथ के साथ आप नोट कर लीजिए और अपने चैप्टर की रीडिंग करिए। ओके, तो ठीक है बेटा जी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।